तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे तेज यानी कि बिजली से भी तेज दौड़ने वाले इंसान की कहानी, उसेन बोल्ट ने। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे हमने उसका नाम सुना है, टीवी पर उसका चेहरा भी देखा है और हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। वह अभी तक का सबसे तेज आदमी, जमैका का तेज दौड़ाक यानी कि रनर और ओलंपिक चैंपियन है। नाम है उसेन बोल्ट। जी हाँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो धरती का सबसे तेज आदमी कैसे बना? उसकी लाइफ के ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस या तजुर्बे रहे होंगे जिन्होंने उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक जितवाया? तो हम उसकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं ताकि हम भी सक्सेसफुल बने और चैंपियन बने, ये जानेंगे हम इस किताब में। तो फास्टर देन लाइटनिंग यानी कि बिजली से भी तेज, सबसे अच्छे रनिंग चैंपियन की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको तेज और जिंदा दिली से जीने के लिए प्रेरित भी करेगी। मुझे धरती पर दौड़ने के लिए भेजा गया है, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें मौत हो सकती थी, वह अक्सर लोगों को जरूरी बातों का एहसास करवाता है। अप्रैल 2009 में उसेन बोल्ट अपने 2 दोस्तों के साथ जमैका की 2000 हाईवे पर BMW M3 कूप चला रहा था। जिंदा सबसे तेज आदमी के रूप में जाने जाते उसेन बोल्ट ने टीवी पर आने वाली चैंपियंस लीग की किक ऑफ गेम को पाने के लिए कुछ रिस्क लिए। अब अचानक से बारिश होने लगी तो उसने गलती से ट्रैक्टर का कंट्रोल बंद कर दिया और टायर सड़क पर फिसलने लगे। कार तेज हो गई और सड़क पर और तेजी से चलने लगी। फिर कार हवा में उछल गई और एक वॉशिंग मशीन की तरफ फ्लिप होकर खाई में गिर गई। सौभाग्य से लकीली बोल्ट और उसके दोस्तों को एक्सीडेंट में ज्यादा चोट नहीं लगी। जो हुआ उससे बोल्ट हैरान था और भगवान का शुक्र कर रहा था कि वो जिंदा है। लेकिन इस घटना के 1 हफ्ते के बाद बोल्ट खबरों में अपनी बुरी तरह से नष्ट हो चुकी कार की तस्वीरें देखता रहा। तब उसे एहसास हुआ कि वो किस्मत से नहीं बचा था, बल्कि सबसे शक्तिमान भगवान ने, उस पावर ने उसे बचाया था। बोल्ट जान गया था कि इसके पीछे ईश्वर का उसके लिए कोई मकसद था। वो जान गया था कि ईश्वर ने उसे एक गिफ्ट दिया था जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, और वो गिफ्ट था उसे धरती पर दौड़ने के लिए भेजना, जो कि इस धरती का सबसे तेज आदमी बने। और इसके लिए जरूरत होती है कड़ी मेहनत की, एक चैंपियन बनने की। तो एक चैंपियन बनना मेडल्स, टैलेंट और शोहरत से ऊपर होता है। एक असली चैंपियन बनना कड़ी मेहनत, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, और सबसे पहले खुद की और दूसरों की रिस्पेक्ट करना है। तो बड़े होते हुए बोल्ट के पिता उसे हर टाइम अच्छे मैनर्स सिखाया करते थे। जब वो 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल जाया करता था तो उसके पिता ने उसे ऑर्डर दिया कि वो जिस भी किसी इंसान से मिले उन सबको गुड मॉर्निंग कहे। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिताजी की बात मानी। तो जब भी बोल्ट गुड मॉर्निंग कहते तो सब लोग मुस्कुराते थे। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो उसे हमेशा गुस्से से देखा करती थी। इसने बोल्ट को बहुत परेशान किया। एक बार बोल्ट ने फैसला लिया कि वो उसको विश ही नहीं करेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा ही नहीं। और जब वो बूढ़ी औरत उसके पास आई तो वो भाग गया। जब उस दिन वो घर आया तो बोल्ट को ये देख करके अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बूढ़ी औरत उसके पिता से बातें कर रही थी। उसके पिता ने उसे शर्ट से पकड़ा और बताया कि आज जो भी हुआ उससे वो कितने ज्यादा निराश है। उसे याद है कि उस दिन उसे उस बुढ़िया पर कितना गुस्सा आया था, लेकिन तब उसने गुड मैनर्स और दूसरों की रिस्पेक्ट करने की वैल्यू सीखी, और इन्हीं सारी वैल्यूज के साथ सफर यूं ही आगे बढ़ता रहा। और अब बात आती है दुश्मनों की। जी हाँ, तो दुश्मन कई रूपों में आ सकते हैं, लोग, एनवायरनमेंट, इमोशंस और यहाँ तक कि आदतें और एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण। तो जब भी ये दुश्मन अंदरूनी हमला करते हैं तो इसका इलाज भी अंदर से और व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। सभी चल रहे कॉम्पिटिशन्स में बोल्ट हमेशा फर्स्ट आया करता था। उसके टीचर्स ने देखा कि उसमें बहुत टैलेंट है, इसीलिए वो इस मुद्दे पर आए कि उसे सही ट्रेनिंग मिले ताकि वो सुधार कर सके और इससे भी बढ़िया परफॉर्म करे। लेकिन बोल्ट को ट्रेनिंग से तो सख्त नफरत थी, इसीलिए वो इसे छोड़ करके बाकी दूसरे खेल खेलने चला गया। एक बार उसे लोकल चैन चैंपियनशिप के लिए चुना गया था और वो हैरान हो गया कि उसकी ही उम्र के एक बच्चे ने उसे हरा दिया, केवल इसलिए क्योंकि बच्चे ने उससे ज्यादा प्रैक्टिस की थी। तो बोल्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रियलाइज किया था और वो था आलस। जी हाँ,
वो अभी भी ट्रेनिंग पर नहीं जाना चाहता था। वो इस बात को जान नहीं पा रहा था कि वो खुद को कैसे समझाए और इसमें दिलचस्पी कैसे ले। फिर एक दिन बोल्ट ने फेमस ओलंपियनों की वीडियो और फुटेज देखी। वो सच में बहुत ही इंस्पायर हुआ। उसने ओलंपियनों की ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा और बोल्ट ने तब तक कोशिश की जब तक वो ट्रेनिंग के सही तरीके तक नहीं पहुंच गया। तो लोकल चैंपियनशिप के दिन बोल्ट अपनी प्रैक्टिस की वजह से सफल रहा। उसने ना केवल उस बच्चे को हराया जिसने एक बार दौड़ में उसे हरा दिया था, बल्कि उसने अपने अंदर के दुश्मन को भी हराया था। तो अपनी लगातार जीत के बाद बोल्ट को वर्ल्ड जूनियर कंपटीशन में भाग लेने के लिए चुना गया। पहले तो वो इससे बहुत एक्साइटेड और खुश था, लेकिन तभी उसने अपने देश को रिप्रेजेंट करने का दबाव महसूस किया। बोल्ट घबरा गया कि वो भीड़ को निराश कर सकता है। वो वापस बाहर जाना चाहता था। एक दिन बोल्ट अपने मन को शांत करने के लिए घर के बरामदे में बैठा था। उसकी माँ और दादी उसके पास आई। उन्होंने उसे सलाह दी कि उसे केवल रेस को ट्राई करने की जरूरत है और जो भी हो उससे डरना नहीं है। उसकी माँ ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हमेशा उस पर गर्व रहेगा, चाहे वो जीते या हारे। तो बोल्ट ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके माँ के शब्दों ने उसे काफी आराम और नई प्रेरणा दी। रेस के दिन बोल्ट उसके लिए चिल्ला रही भीड़ को सुनकर के हिल गया। जब रेस स्टार्ट हुई तो उसे शुरू होने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन इतनी देर भी नहीं। कुछ बहुत ही कमाल हुआ। बोल्ट बहुत तेज भागा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा है और जोर से धक्का दे रहा है। वो बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा था और वो दुनिया का जूनियर चैंप बन गया। बोल्ट ने एक सच्चे चैंपियन के एटीट्यूड को डेवलप किया, जो रेस के दौरान उस बड़े पल यानी कि दबाव और प्रेशर में काम आता है। तो इसी तरीके से एक सच्चा चैंपियन हमेशा अपने दिल और दिमाग की वजह से भीड़ के बीच खड़ा रहता है, जो जीत और हार से ऊपर उठने का पक्का इरादा बनाता है। एक बार हेलसिंकी में विश्व चैंपियनशिप थी। ठंड और बारिश हो रही थी। बोल्ट दौड़ के लिए तैयार था और इसकी शुरुआत में वो सबसे आगे जा रहा था, लेकिन तभी कुछ हुआ जिससे उसकी हैमस्ट्रिंग यानी कि घुटने के पीछे वाली नस मुड़ गई। ये बहुत ही दर्दनाक था, जिसे कम करना पड़ा। उसने रेस के खत्म होने तक सिर्फ जॉगिंग की और वो अंतिम स्थान पर रहा। बुरी परफॉर्मेंस देना उसके लिए अच्छा नहीं था और इसीलिए उसने हार नहीं मानी। रेस के बाद बोल्ट अपने कोच के पास गया। वो अपने कोच का रिएक्शन देख कर के बड़ा हैरान था। वो खुश और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि बोल्ट ने खेल में जो दिखाया उस पर उन्हें गर्व है। पद छोड़ने और दौड़ खत्म करने के उनके पक्के इरादे ने एक चैंपियन का असली दिल दिखाया। कोच को तब पता चला कि बोल्ट के पास बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास पावर है, लेकिन फिर भी बोल्ट के लिए लास्ट आना एक अच्छी बात नहीं थी। लेकिन दर्द जो है वो आपको कई बार बहुत कुछ सिखाता है। नो रिटर्न मूवमेंट की खोज की अगर बात करें तो जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम असहनीय दर्द और पीड़ा का सामना करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक पल है, लेकिन और लोगों के लिए इसे नो रिटर्न मूवमेंट कहा जाता है। रेस में लास्ट आने के बाद बोल्ट को स्कॉलियोसिस का पता चला। बोल्ट ने अपने अगले टूर्नामेंट में शरीर संबंधी कई प्रॉब्लम्स का अनुभव किया। इससे भी बड़ी बात ये थी कि हारना और फर्स्ट नहीं आना उसके लिए दुख का रीजन बन गया। तभी आगे एक और कंपटीशन में बोल्ट को फिर से हैमस्ट्रिंग हो गया, जिस कारण से उसे रेस से हटा दिया गया। वो हैरान था कि लोगों ने उस पर गुस्सा किया। बोल्ट ने निराशा महसूस की। उसे अपने अच्छे होने पर शक होने लगा। उसने अपने दावेदारों को देखा और सोचा कि वो उनके मुताबिक नहीं चल रहा है। उस समय बोल्ट ने सोचा कि वो अपनी बॉडी फेलियर्स के कारण अपने करियर में आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसे उसके कोच और परिवार ने समझाया। उसे उसके कोच ने सिखाया कि दौड़ते टाइम सामने आ रहे सभी दर्दों को गले लगाया जाए और कुछ भी हो हार ना माने। कोच ने इसे नो रिटर्न मूवमेंट कहा। उन्होंने बोल्ट को समझाया कि वो ट्रेनिंग के दौरान खुद को धक्का दे और दर्द को एक्सेप्ट करे, उसे अपनाए, क्योंकि असली खेल ऐसा ही है। अगर उसे अपने शरीर में कुछ गड़बड़ भी लगे तब भी वो ना रुके। बोल्ट को तब एहसास हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि उसे अपने शरीर में महारत हासिल करने की जरूरत है। उसने महसूस किया कि सभी दर्द और चोटों के बावजूद आगे बढ़ना, सम्मान पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। कोई दर्द नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, सभी दर्दों के बाद ही सम्मान आता है। तो आगे इस जर्नी में बोल्ट को एक तेज दौड़ने वाले का सामना करना पड़ा, जो उसकी नसों में बस गया था।
नाम था उसका टाइसन गे। चाहे जो भी हो, बोल्ट ने उस आदमी को हराने का पक्का इरादा बना लिया था। बोल्ट को हर रोज पीठ और मसल्स का दर्द सहना पड़ता, लेकिन फिर भी उसने इससे बाहर निकलने की कोशिश की। न्यूयॉर्क की एक रेस में बोल्ट ने खुद को ऐसा बनाया कि वो पहले खत्म करे और टाइसन को हरा दे। उसने समय और घड़ी की तरफ ध्यान ना देने का फैसला किया। इसीलिए रेस में बोल्ट फोकस्ड और कॉन्फिडेंट था और जीतने के लिए बहुत एक्साइटेड भी था। जब बंदूक चलाई गई तो उसने तेजी से आगे बढ़ने के लिए अच्छी शुरुआत की। बोल्ट ने ऐसे दौड़ना शुरू किया जैसे कि उसके पैर हवा में हल्के हो। वो फिनिश लाइन की तरफ तेजी से बढ़ा और फर्स्ट आया। वो बहुत खुश था कि उसने टाइसन को हरा दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बोल्ट ने 100 मीटर रेस में एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो बोल्ट ने सीखा कि जब हम अपने दर्द को सहन करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं तो वहाँ हमेशा सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। इसीलिए काम शुरू करने का टाइम आ गया है, यानी कि गो टाइम। दुनिया के सबसे तेज आदमी के नाम से जाने जाने के बाद बोल्ट ने दुनिया के सबसे अच्छे और बेहतर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए खुद को तैयार किया। बीजिंग में पहली बार ओलंपिक रेस ने उसे इतना मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दिया जो कि उसे गोल्ड जिता सकता था। उसने महसूस किया कि उसने बहुत कुछ सीखा है, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में अच्छे से रिसर्च की है और खुद से भी बढ़िया बनने के लिए उसने बहुत कड़ी मेहनत की है। रेस के दिन बोल्ट बहुत ही रिलैक्स था और जानता था कि ये गेम उसका ही है। जैसे ही बंदूक की गोली चली, उसने और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। वो सिर्फ दौड़ा दौड़ा और दौड़ा और वो बहुत ही शांत था। पहले ही मीटर में कोई उससे आगे निकल गया और उसने कुछ गलत कदम उठाए जिससे कि हालात बिगड़े, लेकिन जल्दी ही ठीक भी हो गए। जैसे ही बोल्ट ने गति महसूस की तो वो जान गया था कि वो जीत जाएगा और वो जीता भी। उसने पहली बार 9.69 सेकंड्स यानी कि 9.69 सेकंड्स में 100 मीटर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। बोल्ट की रेस जीतने पर लोग खुशी से पागल हो गए। वो अपने कोच को देखने के लिए फिर से दौड़ना चाहता था, लेकिन एक आदमी उसे खींच रहा था और कह रहा था कि उसे घड़ी के साथ फोटो लेने की जरूरत है, क्योंकि उसने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस समय बोल्ट को एहसास हुआ कि उसने खुद की एक्सीलेंस को पार कर लिया है और जिंदगी के सबसे बड़े टाइम तक पहुंच गया है। तो अब बारी आती है नाउ गेट योर्स, यानी कि अब जो तुम्हारा है उसे प्राप्त करो, उसे अचीव करो। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए उनके पास जीत की एक स्पेशल इमेज होती है, एक विशेष तस्वीर होती है। हालांकि जीत हमेशा एक किस्म की होती है जो हमेशा आपके पास रहती है और पूरी तरह से आपकी होती है। तो बोल्ट अभी भी 100 मीटर की ओलंपिक रेस में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में थे, लेकिन एक और बात वो जानता था कि उसे 200 मीटर खत्म करने की जरूरत थी। 100 मीटर उनके कोच का आइडिया था, लेकिन बोल्ट सच में 200 मीटर से आगे बढ़ना चाहते थे। कोई भी नहीं, यहाँ तक कि बोल्ट को भी खुद भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसे अचानक ये सब कैसे हुआ। बंदूक की गोली चलने और उसके तेज कदम चलने के बाद वो अपने दावेदारों से बहुत आगे निकल गया और उसने 200 मीटर रेस भी जीती। एक बार फिर से उसने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मगर बोल्ट वहीं नहीं रुके। बोल्ट ने अपने बाकी रनर साथियों के साथ रिले रेस भी जीती। इस ओलंपिक में बोल्ट ने 3 रेस में हिस्सा लिया और तीनों में गोल्ड मेडल जीते। इतना ही नहीं, इन्होंने इन तीनों में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। और इसी के साथ आगे बात करें जीत की अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि द इकोनॉमी ऑफ विक्ट्री के बारे में, तो जीत के अपने कुछ बुरे प्रभाव है। आपको अपनी इज्जत बनाए रखने की जरूरत होती है, लोगों को खुश रखने की जरूरत होती है और अच्छा जीवन जीने की जरूरत होती है। 3 गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने बोल्ट से एक सवाल पूछा जिससे वो नाराज हो गया। वो जानता था कि ये सवाल टेक्निकली और थोड़ा पर्सनल लाइफ दोनों के बारे में है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि रिपोर्टर उनकी अनोखी परफॉर्मेंस पर शक करेंगे। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो किसी ड्रग्स या एनहेंसर का प्रयोग कर रहे हैं जिससे वो अचानक से तेज दौड़ने लगते हैं। उसने अपना सब्र खो दिया और खुद का बचाव करने लगा। उसने कहा कि वे अपने जीवन के 7 सालों से दौड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके द्वारा की गई मेहनत की जगह ले सके। तो बोल्ट ने महसूस किया कि उस पर हमला किया गया है और उसे साबित करना था कि वो एकदम साफ है। शक का जो एक पल होता है ना, जिंदगी भर का पछतावा हो सकता है। एग्जैक्टली, जिंदगी में हमेशा एक ऐसा पल आएगा जब हमें कुछ करने के लिए
होता है, लेकिन ऐसे टाइम में हमें बड़ी सीख मिलती है और ये हमें और अच्छा बनाती है। 3 गोल्ड मेडल जीतने के बाद और बीजिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान 200 मीटर रेस में 19.19 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद बोल्ट बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने ऑफ सीजन हो जाने का फैसला लिया, मतलब वो चीजों को आसान तरीके से लेगा और अच्छे से काम करेगा। तो बोल्ट ने जमकर पार्टी की और बहुत आराम किया। ट्रेनिंग की कमी की वजह से उसकी बॉडी में कुछ इश्यूज हुए और चोटें भी डेवलप हो गई। तो साउथ कोरिया के डेगो सिस्टम में 2011 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस के दौरान सब कुछ बदल गया। बोल्ट ये अच्छी तरह से जानता था कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, जो कि उसे बहुत परेशान कर रहा था। इसके साथ ही एक नया रूल भी आ गया था कि अगर कोई खिलाड़ी गलत शुरुआत करेगा तो उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, उसे उसी समय खेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ही बंदूक की गोली चलने वाली थी, बोल्ट को बहुत चिंता होने लगी। अगली बात जो हुई, बोल्ट ने गलत शुरुआत की और अधिकारियों ने उसे खेल से निकाल दिया। तो जो हुआ उससे ज्यादा बोल्ट खुद पर गुस्सा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीखा कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। बोल्ट को कड़ी मेहनत करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। ये बोल्ट के करियर की अब तक की ना भूलने वाली निराशा थी। और इसी के साथ बोल्ट ने आगे डिसाइड किया कि दिस इज माई टाइम, ये मेरा टाइम है। कम टाइम में कोई भी चैंपियन नहीं बन सकता। सच्चा चैंपियन टाइम की कदर करता है और वो इसमें तब तक कड़ी मेहनत करता है जब तक कि वो अपने गोल को अचीव ना कर ले। तो इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ना, ट्रेनिंग पर कड़ी मेहनत करना और छोटी रेस में एक बार फिर से हारना, तो इन सभी के बावजूद भी बोल्ट अपनी आत्मा को ऊंचा नहीं उठा सका। अपने खिताब को बचाने की उसकी भूख दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन एक स्कूल का लड़का, जो कि उसकी टीम का हिस्सा है लेकिन अभी यंग था, लोगों से कह रहा था कि वो कैसे बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेगा। वो बच्चा बोल्ट के आसपास होने पर भी ये बात पूरे विश्वास और गर्व के साथ कहता। बोल्ट ने उस बच्चे को सबक सिखाने का फैसला किया और उसे चुनौती दी कि वो पहले वर्ल्ड जूनियर्स का रिकॉर्ड तोड़कर दिखाए। उसने कहा कि अगर वो ऐसा करके दिखाएगा तो वो दोबारा बात करेंगे। कुछ महीनों के बाद बच्चा वो जूनियर्स नहीं जीता और बहुत शर्मिंदा हुआ। इसीलिए एक ट्रेनिंग सेशन में बोल्ट ने सभी को सुनाने के लिए ये मुद्दा बनाया कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। उसने सभी नए रनर्स से कहा कि ऐसा थोड़े समय में नहीं हो जाता। उसके अकॉर्डिंग कोई भी बिना एक्सपीरियंस के सीधा ऊपर नहीं पहुंच सकता। बोल्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई उसे हराना चाहता है और उसके रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है तो उसे सबको पार करना होगा और सबको हराना होगा, जैसा कि उसने खुद किया। बोल्ट समझता था कि एक चैंपियन का टाइम आने में समय लगता है, कड़ी मेहनत करने में समय लगता है। मैं मिसाल हूँ, आई एम लेजेंड। चैंपियंस खत्म करने वाले और जीतने वाले होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर बनने के लिए खड़े रहते हैं उन्हें मिसाल कहते हैं। सच का पल आ गया। दर्दनाक ट्रेनिंग और अपनी सीमा यानी कि लिमिट्स को आगे बढ़ाने के सेशन के बाद उसेन बोल्ट ने अपने पक्के इरादे से ये साबित किया कि 2008 ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतना और 3 रिकॉर्ड बनाना किस्मत से नहीं हुआ है। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो एक असली डील है, असली चैंपियन है। 2012 लंदन ओलंपिक्स में उसके दावेदार उसे हराने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। यूएस के जस्टिन गैटलिन और जमैका के योहान ब्लेक ने बोल्ट को धमकी दी कि वो उसका खिताब छीन लेंगे, लेकिन बोल्ट जानता था कि उसे क्या करने की जरूरत थी और किस्मत उससे क्या करवाना चाहती थी। 100 मीटर रेस की शुरुआत में बोल्ट पर उसके कॉम्पिटिटर्स का बहुत दबाव था। हालांकि वो जीतना चाहता था और अच्छी लड़ाई लड़ना चाहता था, इसीलिए उसने दूसरों को खुश करने की कोशिश की। हालांकि बोल्ट कुछ ज्यादा नहीं कर सके। बंदूक की गोली चलने से 1 मिनट पहले वो गलत शुरुआत करने के डर से चिंतित था, जैसा कि उसने पहले किया था। इसीलिए उसने अपने मन में भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की और जैसे ही अब बंदूक की गोली चली, वो ना रुकने वाला बन गया। गैटलिन ने भी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन बोल्ट शांत रहा था और उसे जो करना था उसने वही किया। वो अपने कॉम्पिटिटर्स को तब तक पार करता रहा जब तक वो पहले स्थान पर नहीं आ गया। उसने 9.63 सेकंड्स का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, ये अंत नहीं था। उसने इसके बाद 200 मीटर को पहले स्थान से जीता और 400 रिले को भी।
जीत के बाद एक इंटरव्यू में बोल्ट ने ये दावा किया कि वो एक जीती जागती मिसाल है, कोई उसे चुनौती देने की कोशिश नहीं कर सकता। वो अभी तक का दुनिया का जिंदा सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है। कहने का यहाँ पर मीनिंग ये है कि जीत जो है वो एक ऐसी खुशी है कि कुछ लोग जीत की यादों को विजुअल्स और कहानियों के रूप में संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं और बाकी दूसरे लोग इसे महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में। तो जब बोल्ट ने 2012 में लंदन ओलंपिक जीता तो वो बहुत खुश था कि उसने दुनिया को साबित किया कि वो एक मिसाल है। वो जानता था कि कुछ ही सालों में इन पलों को भुला दिया जाएगा और उसके लिए शायद वो खुद भी इसे भूल जाए। तो इसीलिए उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसे याद रखने में मदद मिले। कहने का मतलब ये कि गोल्ड मेडल्स जो होते हैं वो एक स्टेट की अमानत होते हैं, राज्य की अमानत होते हैं, लेकिन वो चाहता था कि कुछ चीजें वो घर ले जाए। वो रिले में से बैटन को घर ले जाना चाहता था। इसीलिए बोल्ट ने स्टेडियम में एक आदमी को कहा कि वो बैटन घर ले जा रहा है। जवाब में आदमी ने कहा कि इसके कुछ नियम हैं, इसीलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोल्ट ने शिकायत के रूप में कहा कि गेम्स तो खत्म हो गई है, तो फिर ये उसे क्यों नहीं दिए जाते। जब बोल्ट उसे घर ले जाने की जिद करने लगा तो उस आदमी ने कहा कि वो अगली गेम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात ने बोल्ट को डरा दिया और उसने इसे वापस देने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही वो आदमी उसके हाथों से बैटन लेने लगा तो स्टेडियम में से किसी ने कहा कि ये बोल्ट को दिया जाए क्योंकि वो इसका हकदार है। तब बोल्ट को बैटन को घर ले जाने दिया गया और बोल्ट इस बात से बहुत खुश था। बोल्ट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए दौड़ना जारी रखा और बार बार जीता। उसने अपने करियर में बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसे ये पता था कि वो आज यहाँ है, लेकिन आगे अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उसका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। तो अंत पंत कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और ओलंपिक चैंपियन उसेन बोल्ट की जीवन कथा को, उनकी ऑटोबायोग्राफी को सुना और समझा। हमने देखा कि उनकी शांत शुरुआत और कड़ी मेहनत से वो खड़े रहे और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। वो सच में इस पीढ़ी के लिए देखने वाले और याद रखने वाले एक एथलीट है। उसेन बोल्ट एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो अपनी पावर्स को जानता है और जो वो कर सकता है उस पर विश्वास करता है। उसने अपनी योग्यताओं का पता लगाया और जीत के लिए गोल बनाया। बोल्ट ने साबित किया कि गोल्स हमें मोटिवेशन देते हैं, जो हमें उस चीज तक ले जा सकते हैं जो हम सच में पाना चाहते हैं। बोल्ट दूसरों के लिए सिर्फ एक कॉम्पिटिटर नहीं थे, बल्कि खुद के लिए एक चुनौती थे। वो अपनी आशाओं के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते और बड़ी चीज को पाने के लिए उसे जारी रखते। जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हम बेहतर बन सकते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। बोल्ट की बायोग्राफी यानी कि इनकी जीवन कथा यही साबित करती है कि सिर्फ टैलेंट ही किसी को सफल नहीं बनाता। ये उसका दिल, उसका दिमाग और जो वो करना चाहता है उसके लिए उसकी ट्रेनिंग है जो उसे उसके सपनों तक ले जाती है। इसीलिए अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं और उसे पाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें। बोल्ट की तरह आप भी अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए चैंपियन बन सकते हैं और आपका पहला कंपटीशन होना चाहिए अपने आप से। इसी के साथ दोस्तों